नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक धर्म का मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एकता, भाईचारे और देश की जड़ों को भी सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। ये मुद्दा है धर्मांतरण का। हाल के वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि गरीबों, आदिवासियों और समाज के पिछड़े तबकों को लालच, डर या झूठे वादों के जरिए जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है जो लगातार कमजोर तबकों को निशाना बना रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस खतरे को काफी पहले भांप लिया था, इसलिए यूपी में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया और अब तक कई ऐसे रैकेट का पर्दाफाश भी किया जा चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे संगठनों या गिरोहों के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन अब सुरक्षित नहीं है। और हाल ही में एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है और धर्मांतरण के नाम पर किस तरह का खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ योगी की सख्ती। प्रयागराज के फूलपुर तहसील के एक छोटे से गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दलित किशोरी की जिंदगी अचानक उस वक्त बदल गई जब उसे पैसों का और काम का बहाना करके भगाया गया। उसका परिवार गरीब था लेकिन मेहनती भी। उसके माँ बाप मजदूरी करके जैसे तैसे उनको पढ़ा रहे थे और खुद अपने हालातों से जूझते हुए जी रहे थे। उसकी मुलाकात गांव की ही 19 वर्षीय युवती दरकशा बानू से हुई। दरकशा ने उसे घुल मिलकर बातों की और पैसों और एक बेहतर जिंदगी का लालच दिया। उसने कहा कि वो उसे नौकरी दिला सकती है, अच्छे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। मासूम लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने को शायद बहुत कुछ। रात करीब 10 बजे लड़की अचानक गायब हो गई। परिवार ने सोचा वह किसी रिश्तेदार के साथ होगी, लेकिन सुबह तक कोई पता नहीं चला। अगले दिन जब वह नहीं मिली तो परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई और तब जाकर यह मामूली सी लगने वाली बात एक बड़ी घटना बन गई, जिसकी गूंज प्रयागराज से केरल और छत्तीसगढ़ तक फैलने वाली थी। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। लड़की को दरकशा बानू ने पहले दिल्ली ले जाया, फिर वहां से मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर केरल के त्रिशूर जिले में एक विशेष स्थान पर पहुंचाया गया। वहां उसे एक धार्मिक कैंप जैसे माहौल में रखा गया, लेकिन असल में वह एक ब्रेन वॉश सेंटर था। लड़की ने अपने बयान में कहा कि उस जगह पर उसे जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। उस पर दबाव डाला गया कि वह अपने पुराने नाम, पहनावे और पहचान को छोड़ दे। उसे उर्दू और फारसी सिखाई गई जिससे वह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सके। साथ ही उसे यह भी बताया गया कि कैसे भारत एक अन्यायकारी देश है और जिहाद करना एक कर्तव्य है। ये बातें एक 15 साल की लड़की के दिमाग पर कैसा असर डालती होंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहां उसके साथ और भी कई लड़कियां और बच्चे थे जिन्हें उसी तरह की मानसिक और वैचारिक ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुछ लोग हथियार लेकर भी आते जाते थे। लड़की ने बताया कि उसे डराया गया, धमकाया गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और भीतर ही भीतर भाग निकलने की योजना बनाती रही। लगभग 20 दिन बाद 28 मई को उसे एक मौका मिला और वह किसी तरह उस खौफनाक जगह से भाग निकली। वह सीधे रेलवे स्टेशन गई, जहां उसने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी। उसकी बात सुनकर पुलिस पहले चौंकी, फिर उसे महिला थाने ले जाया गया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया। यूपी पुलिस, एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने जब उससे पूछताछ की तो उसकी बातों ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसे पैसों का लालच देकर ले जाया गया, कैसे जबरन उसका धर्म बदला गया, कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होना सिखाया गया और कैसे कैंप में उसे उर्दू, फारसी और धार्मिक कट्टरता से जुड़ी बातों की ट्रेनिंग दी गई।
सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां और भी कई बच्चे थे, शायद कोई वापस नहीं आ पाया। उसका बयान पूरे रैकेट को उजागर करने के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुआ। पुलिस और एटीएस को एक ठोस कड़ी मिल गई थी, जिससे वे गिरोह की असल जड़ तक पहुंच सकते थे। गिरफ्तारी, जांच और मास्टरमाइंड की तलाश। उसके बयान के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दरकशा बानू और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जेल भेजा गया, लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मोहम्मद ताज अब भी फरार है। मोहम्मद ताज दरकशा का देवर भी बताया जा रहा है और वह छत्तीसगढ़ में फेरी लगाने का काम करता था। पुलिस को शक है कि वही इस रैकेट को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति है और उसी ने पूरे नेटवर्क को जोड़ा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में टीमें रवाना की गई है। पुलिस ने इस केस में अब तक अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, नाबालिग के साथ अपराध, आतंकवाद से जोड़ने की साजिश और कई गंभीर धाराएं लगाई है। जांच से यह भी सामने आया कि ये केवल 3 लोगों का काम नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था जो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के और भी सदस्य हो सकते हैं जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं। गरीब दलित परिवारों के बच्चों को बनाया निशाना। इस घटना ने ये याद दिलाया कि गरीब दलित परिवारों में रहने वाले बच्चों को अपराधी कैसे आसानी से निशाना बना लेते हैं। दलित, सुप्रीम और गरीब वंचित वर्गों की लड़कियां अपनी सामाजिक पहचान और आर्थिक कमजोरी के कारण अनजान अपराधी गिरोहों की अगुवाई में आसानी से फंस जाती हैं, जिनके पास ना तो पैसे होते हैं, ना शिक्षा और ना जागरूकता। उन्हें लालच देना आसान होता है। जब किसी को बताया जाए कि कहीं और जाकर काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, तो वे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उस भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें कट्टरपंथ, आतंक और धोखे की राह पर धकेल दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में भी देखा जा रहा है। यूपी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बनाया है, लेकिन गांव के हर व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ कानून के होने से कुछ नहीं होता, आसपास के लोगों को भी, समाज को भी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे ऐसे गिरोह से बचना है, कैसे किसी की बातों पर नहीं आना है। ये सिर्फ कानून का नहीं, समाज की नैतिक जिम्मेदारी का भी मामला है। जी हाँ, योगी सरकार ने इस मामले में कई काम किए हैं, कई फैसले लिए हैं और अब भी वे कई कार्रवाई करने के लिए जारी है। जांच में यह भी बात सामने आ रही है, यह घटना किसी निजी दुश्मनी या व्यक्तिगत मामला नहीं था। यह एक बड़ा सुनियोजित नेटवर्क था जो कई राज्यों में फैला था। यूपी, केरल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ से जुड़े लोगों का आपसी तालमेल था। पैसों की व्यवस्था कहां से हो रही थी, ट्रेनिंग कैंप कौन चला रहा था, बच्चों को ट्रैवल कराने में मदद कौन कर रहा था, इन सब का जवाब अब पुलिस तलाश रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को बहकाता था। एटीएस ने इस दिशा में जांच तेज कर दी है और तकनीकी जांच से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों लड़कियों की कहानी हो सकती है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और वो आज भी वहां फंसी है और जो आज भी कहीं बंद कमरों में जकड़ी जा रही होंगी, जो आज भी वहां फंसी हुई है और उनके साथ इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें जबरदस्ती की जा रही है। इस तरीके के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उस पर योगी सरकार पहले से ही कानून बना चुकी है, लेकिन अब इन मामलों के बढ़ने से योगी सरकार ऐसा एक्शन लेगी जिससे अपराध करने वालों की रूह कांप जाएगी और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। यह घटना सिर्फ एक नाबालिग लड़की की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आंखें खोलने वाली चेतावनी है। गरीब और दलित बच्चियों को लालच देकर बहकाना, उनका जबरन धर्मांतरण कराना और आतंक से जोड़ना एक संगठित साजिश का हिस्सा है। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, यह नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ दलित बच्ची की बात नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और अब इस मामले में आगे चलकर योगी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।